वेलकम टू नाना क्लासेस दोस्तों। मैं निशान नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को जैसे पता है, अभी हम भारत की राज्य व्यवस्था कर रहे थे। भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर भाग 5 को हम कर रहे थे, तो भाग 5 का आगे का पार्ट है जो आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भी भाग 5 के अंदर मैंने आपको क्या क्या बता दिया था। भाग 5 के अंदर मैंने आपको बता दिया था संघ और उसके कार्य क्षेत्र, यही बताया था ना। यानी संघ के बारे में चर्चा करनी थी भाग 5 के अंदर। यानी केंद्र के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं, संसद है, पार्लियामेंट, कुछ भी है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने भी बड़े बड़े पद हैं वो सभी किसके अंदर आ जाते हैं? केंद्र सरकार के जो बड़े बड़े पद हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गया, भारत का महालेखा परीक्षक हो गया, सब किसके अंदर आ जाते हैं? भाग 5 के अंदर ये सारे आ जाते हैं। तो आज भाग 5 के अंदर मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में बता दिया था, कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। देख लेना, मैंने आपको भाग 5 के अंदर बताया था 52 से लेके कहाँ तक अनुच्छेद थे? 52 से लेके 151 तक अनुच्छेद थे भाग 5 के अंदर। मैंने आपको ये बात बता दी थी। लेकिन हमने भाग 5 के अंदर 52 से लेके 62 तक 10 अनुच्छेद कंप्लीट कर लिए थे। इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही पद को अभी कंप्लीट किया था, राष्ट्रपति को। वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बारे में भी कुछ जानकारी है जो आज पूरी तरह से इसको खत्म करेंगे। तो देख लेना, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा भाग 5 के अंदर क्या रहेगा? राष्ट्रपति की शक्तियां और अधिकार। यानी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, मैंने आपको बता दिया था। क्या क्या राष्ट्रपति की योग्यता होगी, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। कैसे चुना जाता है वो बता दी थी। कौन कौन चुनाव के अंदर भाग लेता है वो बता दी थी। कहाँ बैठता है राष्ट्रपति, इन सब के बारे में चर्चा कर ली थी। राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है, इन सब के बारे में डिटेल से मैंने आपको बताया था। तो आज देख लेना, राष्ट्रपति जब इतना बड़ा पद है तो कुछ ना कुछ तो उसके पास शक्तियां होगी। तो आज उन्हीं शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे जो शक्तियां भारत के संविधान ने राष्ट्रपति को दी है। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में, क्या कुछ राष्ट्रपति के पास क्या कुछ शक्तियां होती है। तो देख लेना, भारतीय संविधान के तहत भारत के राष्ट्रपति को अनेक प्रकार की शक्तियां दी जाती है। अनेक प्रकार की शक्तियां व अधिकार दिए जाते हैं। अनेक प्रकार का मतलब होता है 7 प्रकार के। कितने प्रकार के? 7 प्रकार की भारत के राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियां वो होती है कोई भी कार्य देश के अंदर करे। देख लेना, अभी राष्ट्रपति एक है तो राष्ट्रपति कार्य करने के लिए तो सबको, मतलब कि पूरे देश का कार्य करने के लिए तो राष्ट्रपति नहीं होगा ना। तो राष्ट्रपति ने कार्य करने के लिए आगे कुछ पदों का चुनाव किया, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, मंत्री हो गए, यूपीएससी के चेयरमैन हो गए, राज्यों के राज्यपाल हो गए। इन सब का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो वो किसके अंदर आ जाता है? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां के अंदर आ जाता है। अभी जो आदमी आगे कार्य करेंगे वो कार्यपालिका शक्तियों के अंदर ही आएंगे, ठीक है। विधायी शक्तियां यानी कानून के बारे में, राष्ट्रपति की शक्तियां भी कानून के बारे में। अभी देख लेना, जैसे दो तो एंग्लो इंडियन के सदस्य है, राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, और चुन के क्या काम है उनका? कानून बनाना। और 12 जो राज्यसभा के अंदर सदस्य बैठते हैं, उनका काम भी क्या है? कानून बनाना। तो उनको चुनता कौन है? राष्ट्रपति चुनता है। तो इसीलिए बोला जाता है विधायी शक्तियां। न्यायिक शक्तियां यानी न्याय से संबंधी शक्तियां होती है। आप सबको पता है भी, जब देश का सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति को सजा देता है तो उसके पास एक फाइनल ऑप्शन बचता है, वो है राष्ट्रपति। कौन सा ऑप्शन होता है? वो राष्ट्रपति का ऑप्शन होता है। तो अगर राष्ट्रपति उसको चाहे तो माफ भी कर सकता है, उसको चाहे तो सजा दे भी सकता है। तो इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। 4 नंबर पे आ जाती है राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। मैंने आप सभी को बताया है भी, राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रमुख होता है। तो इसीलिए राष्ट्रपति की, जब तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा तो कुछ ना कुछ तो शक्तियां होगी ना राष्ट्रपति के पास। तो उसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। विवेक की शक्तियों का ये मतलब होता है भी, राष्ट्रपति खुद के विवेक पर कौन कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है। आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी के अंदर राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां, और विटो पावर राष्ट्रपति के पास कौन सी हैं। आप सभी को ये पता होना चाहिए भी, राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की शक्तियां हैं। तो कितने प्रकार की शक्तियां हैं? 7 प्रकार की शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। कौन कौन सी? सातों के सातों प्रकार। कार्यपालिका, विधायी, न्यायिक, सैन्य, विवेकीय और आपातकालीन और विटो पावर। 7 प्रकार की शक्तियां हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कार्यपालिका शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, केंद्र सरकार की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती है। राष्ट्रपति के नाम से देश की नीतियों का संचालन होता है। ये बात मैंने आपको पहली क्लास के अंदर बताई थी कि राष्ट्रपति के पास केंद्र सरकार की जितनी भी शक्तियां होती है वो किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो देश का क्या होता है? प्रमुख होता है। लेकिन कार्यपालिका शक्तियां कहने को राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन वैसे रियलिटी के अंदर देखा जाए तो किसके पास होती है? वो देश के प्रधानमंत्री के पास होती है, यानी संसद के पास वो शक्तियां होती है, लोकसभा के पास।
राष्ट्रपति के नाम से देश की नीतियों का संचालन होता है। देख लेना, कोई भी नीति, कोई भी कानून बनेगा, उसके ऊपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, तभी वो कानून क्या आएगा, तभी वो कानून आगे लागू हो पाएगा। राष्ट्रपति के बिना सिग्नेचर के आज तक न तो कोई कानून बना है, न संविधान के अंदर कोई संशोधन हुआ है, न ही कुछ हो सकता। ठीक है, कोई भी आपको कार्य करना है, कोई भी आपको बिल वगैरह पास करवाने हैं, तो उसके लिए राष्ट्रपति के साइन उस बिल के ऊपर क्या होंगे, आवश्यक होते हैं। तो देख लेना, राष्ट्रपति को निम्न पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार है। मैंने आपको अभी अभी बताया था, अभी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के अंदर ही आ जाता है। जो वो पदों के ऊपर नियुक्ति करता है ना, निम्न पदों के ऊपर नियुक्तियां करता है, तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के अंदर आ जाता है। क्योंकि आज किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति चुनाव करता है, नियुक्ति करता है, उसकी नियुक्ति करने के बाद वो व्यक्ति देख लेंगे, अगर तो वो कानून बनाएगा तो राष्ट्रपति द्वारा वो चुना गया व्यक्ति किसके अंदर आ जाएगा, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंदर। अगर वो जाके कार्य करेगा तो कार्य किसके अंदर आ जाएगा, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के अंदर। तो देख लेना, प्रधानमंत्री के सलाहकार मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को पहला काम होता है राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को चुनना। बहुमत दल की जो पार्टी होती है, बहुमत दल के नेता में से बहुमत दल के नेता को क्या करता है, राष्ट्रपति चुनता है। राष्ट्रपति चुनता है, जो आगे जाके क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। और प्रधानमंत्री की सलाह के लिए फिर प्रधानमंत्री की सलाह लेकर राष्ट्रपति किसको चुनता है, मंत्रिपरिषद को चुनता है। मैंने आपको बताया था अभी 545 सदस्य हैं किसके अंदर, लोकसभा के अंदर 545 हैं। इन 545 को जनता द्वारा वोट दिए जाते हैं। जनता द्वारा वोट देने के बाद में ये लोकसभा के अंदर जाएंगे, संसद के अंदर जाएंगे। तो संसद के अंदर जाने के बाद में 543 में से, यानी कोई भी एक पार्टी होगी, बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए, 272 या 73 सीटें चाहिए, आई थिंक इतनी चाहिए ना बहुमत के लिए। तो किसी भी पार्टी के पास अगर 272 या 73 सीटें आ जाती है, तो वो 272 73 जाने कहाँ पे जाएंगे, संसद के अंदर जाएंगे। संसद के अंदर जाने के बाद में अपना बहुमत राष्ट्रपति को दिखाएंगे। फिर राष्ट्रपति इनमें से एक को क्या कर देगा, प्रधानमंत्री चुन देगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देगा। फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर 272 जानों में से कोई ना कोई किसी को मंत्री बना दिया जाएगा। यानी कितने भी मंत्री, 30 हो 35 हो, कितने भी मंत्री हो, वो जब मंत्रियों की बात आएगी लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे अनुच्छेद 80 और 81 के अंदर, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा भी कैसे कैसे चुनाव होता है। ठीक है, तो ये क्या बात थी, प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, एक नंबर तो प्रधानमंत्री की, और दो नंबर पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। मैंने आपको बताया था ना, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इन दोनों की नियुक्ति कौन करता है, इन दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जो भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील माना जाता है ना, भारत सरकार का, मैंने आपको बताया था, यानी भारत सरकार की तरफ से वो वकालत करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। इसकी नियुक्ति भी कौन करता है, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। जितने भी राज्य हैं, राज्य के राज्यपाल होते हैं ना, उन सब की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं, ये सारे के सारे जो भारत का राष्ट्रपति है उसकी कार्यपालिका शक्तियों के अंदर आ जाते हैं। निम्न पदों का चुनाव करना, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग, भाषा आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवा अधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो इन सबको आपको याद करना होगा। एक तो वित्त आयोग हो गया, भाषा आयोग, पिछड़ा आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग दिल्ली के अंदर है ये, मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासक के अंदर जो रिपोर्ट देते हैं, उन आयोगों की नियुक्ति कौन करता है, उन आयोगों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति विदेशी राजनयिकों, यानी जो राजदूत रहने के लिए आते हैं ना इंडिया के अंदर, और इंडिया के जो बाहर जाते हैं, और बाहर के जो इंडिया के अंदर आते हैं, राजनयिकों का आमंत्रण पत्र स्वीकार करता है। यानी अगर कोई भी, जैसे किसी भी देश का जो राजदूत है वो भारत के अंदर रहने के लिए आएगा, भारत के अंदर रहने के लिए आएगा, तो वो सबसे पहले किसके पास जाएगा, वो सबसे पहले राष्ट्रपति के पास जाएगा। फिर राष्ट्रपति को अपने सब डॉक्यूमेंट दिखाएगा, भी हम यहाँ से आए हैं। फिर राष्ट्रपति उसके डॉक्यूमेंट को चेक करके उसके डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर देगा कि हम आपको हमारे देश के अंदर रहने की क्या करते हैं, अनुमति देते हैं। तथा राजदूतों को नियुक्ति पत्र
भी जारी करता है। राजदूतों के नियुक्ति पत्र भी जारी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कोई भी भारत में आएगा राजदूत तो उसको भी राष्ट्रपति के पास जाना होगा। अगर कोई भारत से दूसरे देश के अंदर जाएगा उसको भी किसके पास जाना होगा? राष्ट्रपति के पास जाना होगा। तो ये थी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, जिसके अंदर वो विभिन्न पदों की नियुक्ति करता है। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाता है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के अंदर कौन कौन से पदों की नियुक्ति आती है। आपको 4-5 पद दे देगा। उसके अंदर एक तो होगा एंग्लो इंडियन के सदस्य और दूसरा होगा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी नियुक्ति किसके अंदर आती है? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के अंदर। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, यानी कानून से संबंधित राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। विधायी शक्तियों का यह मतलब होता है राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। मैंने आपको क्या बोला था? तो ये देश का संसद है। देश के संसद के अंदर तीन तीन जने होते हैं। एक तो क्या हो गया? एक तो लोकसभा हो गया। देश के संसद के अंदर क्या हो गया? एक तो लोकसभा, और दूसरा क्या हो गया? दूसरा राज्यसभा होगी, और तीसरा क्या हो गया? तीसरा राष्ट्रपति हो गया। राष्ट्रपति हो जाएगा प्रेसिडेंट। तीन होते हैं। ये तीनों से मिलके क्या बनता है? ये तीनों से मिलके क्या बनती है? ये तीनों से मिलके संसद बनती है। किस किस से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो यही बात ये इधर बोल रहा है। राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। उसके हताशों से ही कोई कानून बनता है। मैंने आपको अभी अभी बोला था भी संसद कोई भी कानून बनाएगी उस कानून के ऊपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने जरूरी होते हैं। अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता तो वो कानून कानून नहीं होता। ठीक है, उसके हताशा से ही कोई कानून बनता है। राष्ट्रपति को लोकसभा का प्रथम सत्र संबोधित करता है। राष्ट्रपति लोकसभा का कौन सा सत्र संबोधित करता है? प्रथम सत्र। यानी जब लोकसभा चुन के आती है ना, नई लोकसभा जब चुनती है, अभी जैसे 2019 के अंदर लोकसभा चुनी गई थी, तो प्रथम सत्र हुआ था, तो उसको कौन बुलाता था? राष्ट्रपति द्वारा उसको बुलाया जाता है प्रथम सत्र को। संयुक्त अधिवेशन बुलाकर अभिभाषण देने की शक्तियां। संयुक्त अभिभाषण का मतलब होता है, संयुक्त अधिवेशन का क्या मतलब होता है? जब कोई भी बिल पास करना हो संसद के अंदर, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही उस बिल के ऊपर अड़े अड़े रहें, तो उस स्थिति के अंदर राष्ट्रपति क्या करेगा? लोकसभा के सभी सदस्यों को बुलाएगा और राज्यसभा के सभी सदस्यों को बुलाएगा। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। आज मैं इनके बारे में थोड़ा कम बताऊंगा, लेकिन जब इनकी बारी आएगी, लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे 80 और 81 के अंदर, तब इनको बाई डिटेल कवर किया जाएगा। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुलाकर अभिभाषण देने की शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति को संसद सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना तथा लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। क्या क्या होती है? लोकसभा का संसद आहूत, सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। इसके बाद देख लेना नए राज्यों के निर्माण, राज्य की सीमा में परिवर्तन। नए राज्यों के निर्माण, राज्य की सीमा। ठीक है, तो देख लेना नए राज्यों का निर्माण, राज्य की सीमा के अंदर परिवर्तन से संबंधित धन विधेयक अनुच्छेद 110। धन विधेयक किसके अंतर्गत आता है? 110 के अंतर्गत, आगे बताऊंगा। या संचित निधि से व्यय करने वाला विधेयक 117। 3 एवं राज्य के हित से जुड़े विधेयक बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में प्रस्तुत नहीं किए जाते। इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। ये इतने ही विधेयक हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पहले संसद के अंदर प्रस्तुत नहीं किए जाते। इसके बाद में क्या है? राष्ट्रपति लोकसभा के लिए आंग्ल इंडियन यानी आंग्ल भारतीय, मैंने आपको बताया था, समुदाय के 2 सदस्य तथा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र के 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्तियां भी रखता है। ये देख लेना, सारे के सारे व्यक्ति हैं, कानून बनाने वाले हैं, चाहे वो संसद के हों, राज्यसभा के हों, किसके भी हों, लोकसभा के हों। इसके अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी ना, ये देख लेना अभिन्न अंग होता है। तो कानून के बारे में बात बताई थी ना, ये देख लेना कोई कानून नहीं बनता। तो विधायी शक्तियों के बारे में क्या होता है? कानून के बारे में अधिवेशन बुलाता है। क्यों बुलाता है अधिवेशन? क्योंकि कानून बनाने के लिए। प्रथम सत्र बुलाता है। क्यों बुलाता है? कानून बनाने के लिए। सत्र, कानून बनाने वालों को, सत्र को संसद क्या कर सकता है? आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है तथा लोकसभा के सत्र को भंग कर सकता है। क्यों करता है? क्योंकि कानून बनाने के लिए ही। ठीक है, इसके बाद में आएगी राष्ट्रपति की न्यायिक यानी क्षमादान की शक्तियां। क्षमादान की शक्तियों के अंदर क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराधी को सजा को क्षमा करने तथा उसका परिविलंबन
करने, परिहार और सजा लघुकरण करने का अधिकार प्राप्त है। सारे के सारे ये देख लेना, 4 शब्द हैं इसके अंदर, प्रविलंबन, परिहार, लघुकरण और क्षमा करने के चारों को आगे व्याख्या बताऊंगा इनकी। राष्ट्रपति को मृत्युदंड माफ करने का अधिकार ही भी है, यानी देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है जो मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। कौन है वो? राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के तहत क्षमा कर सकता है? अनुच्छेद 72 के तहत। वनडे एग्जाम के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रपति को क्षमा की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। क्षमा देख लेना, क्षमा के अंदर क्या है? दंड और बंदी के कारण दोनों हटा दिया जाता है तथा दोषी को मुक्त कर दिया जाता है, क्षमा कर दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को दंड दिया गया हो और उसे बंदी भी बनाया गया हो तो उसे क्या कर देगा? उसे क्षमा कर देगा और उसे क्या कर देगा? उसे मुक्त कर देगा उस दंड से। 2 नंबर पर विलंबन, राष्ट्रपति किसी धन पर रोक लगाता है ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। धन का मतलब ये होता है जैसे किसी के ऊपर जुर्माना भी लगा दिया सजा के अनुसार, किसी के ऊपर जुर्माना भी लगा दिया, भी आपको 5 लाख रुपए का जुर्माना देना, और दूसरी बात उसको 5 साल की कैद भी दे दी, तो दोनों जब सजा दे दे तो उसको क्या बोलते हैं? प्रविलंबन बोलते हैं। प्रविलंबन के अनुसार राष्ट्रपति किसी धन पर रोक लगाता है, यानी राष्ट्रपति 5 साल की कैद को तो बरकरार ही रखेगा, लेकिन जो धन का जुर्माना लगाया गया है उस जुर्माने को क्या कर देगा? राष्ट्रपति उस जुर्माने को हटा देगा। इसके बाद में परिहार, दंड के स्वरूप बिना परिवर्तन किए हुए उसकी अवधि कम कर सकता है, यानी अगर किसी व्यक्ति को 10 साल का कठोर कारावास हुआ है, ये देख लेना, 10 साल की एक तो सजा हुई है, और सजा की प्रवृत्ति कैसी है? सजा की प्रवृत्ति है कठोर। कैसी प्रवृत्ति है सजा की? कठोर प्रवृत्ति है। तो ये देख लेना, दंड के स्वरूप में बिना परिवर्तन किए हुए उसकी अवधि कम कर सकता है, यानी कि अगर 10 साल की सजा और कठोर कारावास है तो राष्ट्रपति उसको घटा के 5 साल कर सकता है, 8 साल कर सकता है, लेकिन वो 5 या 8 साल जितने भी करेगा, करेगा कैसे? वो कठोर ही रहेंगे। ठीक है, कठोर ही रहेंगे। उसको क्या बोलते हैं? उसको परिहार बोलते हैं। और 4 नंबर पे आ जाता है लघुकरण, दंड के स्वरूप में परिवर्तन कर दिया जाता है, यानी अगर किसी को कठोर कारावास दिया गया तो उसको कठोर से बदल के क्या कर दिया जाता है? आसान कर दिया जाता है। ठीक है। और राष्ट्रपति शासन प्रशासन द्वारा प्राप्त सजा या कोर्ट मार्शल की सजा को माफ कर सकता है। कोर्ट मार्शल की सजा या राष्ट्रपति किसी भी मामले की सजा को क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। देश के अंदर एक ही व्यक्ति है, और क्वेश्चन पूछा जाता है क्या राज्य के राज्यपालों को भी ये अधिकार है, भी शक्ति वो क्षमा कर दे शक्ति? तो राज्य के राज्यपालों के पास ये अधिकार नहीं होता। मृत्युदंड को माफ करना सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास में ही होता है। इसके बाद में अनुच्छेद 143 के अनुसार किसी भी सार्वजनिक हित के पर्सन पर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श ले सकता है। कौन ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कोई भी पर्सन पूछ सकता है। ये अधिकार कौन देता है राष्ट्रपति को? अनुच्छेद 143। देश के हित के लिए कोई भी कारण हो, कोई भी पर्सन हो, तो राष्ट्रपति सीधे भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, जिसको सीजीआई बोलते हैं, सीजीआई के पास जाता है, तो उससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद में राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, सैन्य शक्तियों के बारे में क्या आता है? भारत के राष्ट्रपति के पास सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, यानी भारत का राष्ट्रपति होता है। मैंने आपको क्या बताया था? भारत का जो राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं का क्या होगा? प्रमुख होगा। अगर देश के अंदर कोई भी युद्ध हो तो वो राष्ट्रपति की बिना अनुमति के युद्ध नहीं होगा। किसी भी देश पे हमला करना हो तो राष्ट्रपति की बिना अनुमति के कोई भी हमला नहीं होगा। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति के पास सैन्य बलों की सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। 2 नंबर, राष्ट्रपति को युद्ध और शांति की घोषणा करने तथा सैन्य बलों को विस्तार करने हेतु आदेश देने की शक्ति प्राप्त है। ये देख लेना, युद्ध और शांति, यानी पहले तो युद्ध की घोषणा करनी हो तो भी राष्ट्रपति करेगा, और युद्ध अगर चल रहा है उसको शांति के अंदर बदलना है, यानी शांति की घोषणा करनी है, तो भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति सैन्य बलों को विस्तार करने हेतु आदेश देने की शक्ति प्राप्त है। इसके बाद में देख लेना राष्ट्रपति की विवेक के अंदर क्या क्या शक्तियां आती है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। किसकी सलाह पर कार्य करता है? मंत्रिपरिषद। मैंने आपको बताया था संसद के अंदर लोकसभा राज्यसभा 2 सदन होते हैं, लेकिन जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो संसद के अंदर लोकसभा के अनुसार ही कार्य करता है, लोकसभा के अनुसार। यानी प्रधानमंत्री जैसे कहेगा राष्ट्रपति वैसे ही कार्य करेगा, किंतु विशेष परिस्थितियों में उसे अपने विवेक से काम करना होता है। वह स्थितियां निम्न है। कौन कौन सी स्थितियां हैं? पहली स्थिति तो देख लेना, पहली स्थिति कौन सी है?
जब किसी एक पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, यानी कोई भी दो पार्टी हैं, दोनों पार्टियों के पास बराबर की सीटें आ जाए लोकसभा के अंदर, तो बहुमत नहीं प्राप्त होता। पद धारण करने किए व्यक्ति की अचानक मृत्यु की दशा में, यानी अगर कोई मंत्री है, मंत्री अपने पद पर कार्य कर रहा है, कार्यकाल के अनुसार ही उसकी पद के ऊपर ही मृत्यु हो जाए, पर दशा में प्रधानमंत्री को नियुक्ति करनी होती है। यानी अगर किसी भी मतलब कि कोई भी व्यक्ति है, उसके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, कोई भी पार्टी है, तो उस दशा के अंदर राष्ट्रपति क्या करेगा, उस दशा के अंदर किसी भी व्यक्ति को, दोनों में से किसी भी पार्टी के एक व्यक्ति को क्या कर देगा, प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा, और उसको 1 मंथ का टाइम दे देगा भी आपके पास 1 मंथ का टाइम है, आप बहुमत सिद्ध करके तो लोकसभा के अंदर या संसद के अंदर आ जाना। दूसरा, अचानक किसी मंत्री की मृत्यु हो जाती है तो उस दशा के अंदर भी राष्ट्रपति क्या करता है, उस पद के ऊपर नियुक्ति करता है। यदि सत्तारूढ़ मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो, यानी अगर किसी भी पार्टी जो सत्ता के अंदर है, उदाहरण के लिए आज बीजेपी की पार्टी सत्ता के अंदर है और कांग्रेस क्या करे, कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला दे, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, तो दूसरी पार्टी जो अविश्वास प्रस्ताव लाएगी उसको बहुमत सिद्ध करने के लिए बोलेगा भी बीजेपी की सरकार तो गिर गई, लेकिन आप क्या कर दो, आप बहुमत सिद्ध कर दो, तो आपकी सरकार क्या हो जाएगी, बन जाएगी। तो इस स्थिति के अंदर ये सारी की सारी शक्तियां किसके पास आ जाती है, राष्ट्रपति की किस शक्तियों के अंदर आ जाती है, विवेक की शक्ति के अंदर। और 6 नंबर क्या है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 3 स्थितियों में विशिष्ट आपातकाल प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध, बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि पूरे भारत या भारत के किसी एक भाग की सुरक्षा खतरे में है तो वह संपूर्ण भारत या किसी भाग में आपातकाल की क्या कर सकता है, घोषणा कर सकता है। यानी अगर भारत है तो भारत के किसी भी भाग के ऊपर या तो किसी ने हमला कर दिया हो, जैसे अभी उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत की सीमा के ऊपर पाकिस्तान ने, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, हमला कर दे, हमला करने की औकात तो नहीं है लेकिन वैसे मैं बात कर रहा हूँ, हमला कर दे, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उत्तरी भारत के अंदर आपातकाल की घोषणा कर देगा। और अगर पूरे भारत के अंदर कोई भी खतरा है सशस्त्र विद्रोह का, गृह युद्ध का, तो राष्ट्रपति पूरे भारत के अंदर क्या कर देगा, आपातकाल की घोषणा कर देगा। अगर यह अवधि 1 माह के पश्चात संसद की अनुमोदित न हो तो ऐसी स्थिति में स्वयं समाप्त हो जाती है। जैसे उत्तरी भारत के अंदर राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, आपातकाल लगा दिया। आपातकाल लगाने के बाद निश्चित तिथि यानी 1 मंथ के अंदर अगर आपातकाल संसद द्वारा क्या हो जाता है, लागू कर दिया जाता है, संसद द्वारा संसद सत्र के अंदर आ जाए और संसद आपातकाल को अनुमोदित कर दे, तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर अनुमोदित न करे तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हो जाता है, आपातकाल समय समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, आपातकाल समय समाप्त हो जाता है। इस तरह की घोषणा को संसद के 2/3 बहुमत के पास होना आवश्यक है। मैंने आपको बताया था 2/3 का मतलब होता है 66%। संसद के अंदर जितने भी व्यक्ति बैठते हैं उनका 66% बहुमत होना जरूरी है। इसके बाद में 3 अनुच्छेद हैं, एक तो 352 और दूसरा 356। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि कोई राज्य सरकार संवैधानिक नियमों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही, राज्य की सरकार है संवैधानिक नियमों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही, तो राष्ट्रपति तत्काल की घोषणा, वहां ऐसी घोषणा को राष्ट्रपति की शासन कहा जाता है, जिसे संसद द्वारा 2 माह के भीतर अनुमोदित करना होता है। कोई भी राज्य की सरकार है, उस राज्य की सरकार ढंग से कार्य नहीं कर रही, तो उस राज्य के अंदर राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को बोला जाएगा भी इस राज्य की सरकार है, ढंग से कार्य नहीं कर रही, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उसके अंदर राष्ट्रपति शासन लगा देगा, जिसकी अवधि कितने माह होती है, 2 माह होती है। 360, देश के अंदर अगर धन की कमी हो जाए तो 360 के अंतर्गत देश में आर्थिक संकट की स्थिति हो जाए तो राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करके वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। किसकी घोषणा कर सकता है, वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। किसके अंतर्गत कर सकता है, 360। भारत में आज तक की ऐसी नौबत नहीं आई है और भगवान से आगे भी दुआ भी वित्तीय संकट कभी भी भारत के अंदर पैदा न हो। इसके बाद में क्या है, राष्ट्रपति की विटो शक्तियां। 3 प्रकार की विटो शक्तियां होती हैं, कौन कौन सी, एब्सलूट विटो। इस विटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता, अर्थात वह अपनी अनुमति के लिए सुरक्षित रख सकता है। लोकसभा से बिल पास होकर राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा ने बिल पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा साइन करवाने के लिए, तो राष्ट्रपति की मर्जी है, चाहे तो साइन करके आधे घंटे के अंदर दे दे, साइन न करे तो चाहे 5 साल ही न करे।
ठीक है। राष्ट्रपति की यह इस शक्ति को क्या कहा जाता है? अबोसल्यूट विटो कहा जाता है। दूसरी होती है सस्पेंसिव विटो। इस विटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनः विचार हेतु भेज सकता है। संसद ने क्या किया? लोकसभा ने भी बिल पास कर दिया, राज्यसभा ने भी बिल पास कर दिया, फिर गया राष्ट्रपति के पास साइन करवाने के लिए। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है भी उस बिल को दोबारा इनके पास भेज सकता है कि इस बिल पर दोबारा पुनर्विचार करो। पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति किसके पास भेज सकता है? संसद के पास। लोकसभा राज्यसभा दोनों ही आ जाते हैं संसद के अंदर। ठीक है। 3 नंबर क्या है? जेबी विटो पावर। इस विटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है, अर्थात इस विटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर न अनुमति देता है और न अनुमति देने से इनकार कर सकता है। अपने पास ही रख सकता है वो, और न ही पुनर्विचार हेतु संसद के पास भेजता है। इसको क्या कहा जाता है? जेबी विटो पावर कहा जाता है। और आगे देख लेना नोट, विवादास्पद भारतीय डाक संशोधन अधिनियम 1986 के अंदर आया था। तब भारत का राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था और भारत में किसी राष्ट्रपति द्वारा जेबी वीटो का यह प्रथम बार प्रयोग किया गया था। किसके लिए किया गया था? भारतीय डाक संशोधन विधेयक आया था। कब आया था? 1986 के अंदर आया था। किसने प्रयोग किया था? यानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे और प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने जेबी विटो का प्रयोग किया था। आज तक भारत के संविधान के अंदर या भारत के संविधान के बनने के बाद जो इतिहास है उसके अंदर यानी जैल सिंह ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपनी जेबी विटो का प्रयोग किया गया था। तो ये देख लेना, ये आज तक भी इस अधिनियम को जारी नहीं किया गया। अब तो क्या क्या लोड है, लेकिन भारतीय डाक संशोधन अधिनियम ऐसा अधिनियम है जिसके लिए राष्ट्रपति ने अपनी जेबी विटो का प्रयोग किया गया था। तो ये थी राष्ट्रपति की शक्तियां। मैंने आपको सारी की सारी शक्तियां बताई हैं, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसके बाद में देख लेना, ये नाना क्लासेस प्ले स्टोर ऐप पे हमारी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, जो भी आपको दिख रही हैं। आपको जिस भी टेस्ट सीरीज की आवश्यकता हो, नाना क्लासेस प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी टेस्ट सीरीज को लीजिए और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हैं मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।